नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम 5 नवंबर 2020 के समाचार विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार के प्रमुख आलेखों की समीक्षा करेंगे और साथ साथ प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में संबंधित प्रश्न भी आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। हम अपनी पहली न्यूज़ पर आते हैं और ये अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में है। राष्ट्रपति चुनाव की अमेरिका में वोटिंग समाप्त हो चुकी है और काउंटिंग चल रही है। अंतिम जो समाचार अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से मिल रहे हैं, उनके अनुसार जो बाइडेन अभी लीड कर रहे हैं और संभावनाएं हैं कि वो राष्ट्रपति चुनाव को जीत सकते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी एक तरह से एक बयान दिया गया है कि वो चुनाव में जो वोटिंग है, जो काउंटिंग हो रही है, उसके लिए एक तरह से सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अभी अगर आप यहाँ पर भी देखें तो 237 एक तरह से बाइडेन के पास है और 213 है डोनाल्ड ट्रंप के पास। तो हम यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है उसको सामान्य रूप से देखते हैं कि वो किस तरह से है। और अगर राष्ट्रपति चुनाव में इस तरह की अनिश्चितता अमेरिका में रहती है और आगे चलकर अगर ट्रंप आते हैं या जो बाइडेन आते हैं तो किस तरह से भारत पर इसका प्रभाव पड़ेगा, या भारत के लिए क्या संभावनाएं हो सकती हैं, या भारत के लिए क्या नकारात्मक हो सकता है, उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करें। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की अगर हम प्रक्रिया देखें तो उसको आप एक तरह से लगभग 4 चरणों की जो स्थिति है उसमें एक तरह से बांट सकते हैं। अभी अगर हम देखें तो तीसरे चरण के जो परिणाम है वो एक तरह से आ रहे हैं। पहला चरण अगर हम देखें तो प्राइमरी या कॉकस, इन दोनों के जो चुनाव होते हैं उनसे संबंधित है। दूसरा नेशनल कन्वेंशन से, और तीसरा आम चुनाव की वोटिंग होती है जो अभी समाप्त हुई है, जिसकी गणना चल रही है। और अंतिम स्टेज एक तरह से होती है इलेक्टोरल कॉलेज, जिनके द्वारा एक तरह से बाद में वोटिंग की जाती है। तो हम पूरी प्रक्रिया को यहाँ पर जरा समझने का प्रयास करते हैं। सामान्य तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बनने के लिए अगर हम योग्यता की बात करें तो पहली योग्यता यह है कि वो अमेरिका का एक प्राकृतिक नागरिक होना चाहिए, यानी अमेरिका में उसका जन्म हुआ होना चाहिए। अमेरिका का ही वो मूल रूप में ये आवश्यक नहीं है। अगर आप देखें यहाँ पर तो उपराष्ट्रपति पद पर अमेरिका में वर्तमान में आप देखें तो डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से कमला हैरिस के द्वारा चुनाव लड़े जा रहे हैं। तो वो मूल रूप से पूर्ण रूप से अमेरिकी नहीं है, लेकिन उनका प्राकृतिक रूप से जो जन्म है वो अमेरिका में हुआ है। तो अमेरिका में जन्म होना ये एक आवश्यकता है। तो अमेरिका की नागरिकता और प्राकृतिक जन्म होना वहाँ पर ये एक पहली शर्त है। दूसरा पॉइंट हम देखें, 14 साल से संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी हों, यानी लगातार 14 साल से अमेरिका के निवासी के रूप में अमेरिका में रह रहे हों। और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद कोई भी व्यक्ति है वो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में एक तरह से अपनी दावेदारी कर सकता है। और दावेदारी की घोषणा के बाद जब भी कोई उम्मीदवार अपने चुनाव प्रचार के लिए खर्च करने के लिए $5,000 तक का एक जो खर्च करने का एक अनुमान है वो अगर एक तरह से प्रस्तुत कर पाता है और इतना धन इकट्ठा कर पाता है कि वो लगभग $5,000 का चुनाव व्यय कर सकता है, तो वह संघीय चुनाव आयोग जो फेडरल इलेक्शन कमीशन है अमेरिका का, वहाँ एक तरह से अपने आप को पंजीकृत करा सकता है। और उसके बाद उसकी दावेदारी एक तरह से चुनाव में हो जाती है। पार्टी अमेरिका में बहुत सारी कार्यरत है। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन प्रमुख रूप से एक तरह से फाइट करते हैं। जहां तक हम देखें वर्तमान में राष्ट्रपति पद पर रिपब्लिकन पार्टी के हैं और डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से उनको चैलेंज मिल रहा है जो बाइडेन की तरफ से। अमेरिका में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको चुना जाना एक तरह से चुनाव की प्रक्रिया की पहली स्थिति होती है और ये लगभग 1 साल पहले लगभग इसकी शुरुआत हो जाती है। तो जो भी डेमोक्रेट और रिपब्लिकन में से चुनाव के लिए उम्मीदवार बनना चाहता है वो अपनी घोषणा करता है और पूरे देश में अपने लिए समर्थन जुटाने का काम करता है। जो भी उम्मीदवार डेमोक्रेट रिपब्लिकन पार्टी से बन रहे होते हैं उनको प्राथमिक यानी प्राइमरी इलेक्शन जो होते हैं और जो कॉकसेस के इलेक्शन होते हैं वहां पर एक तरह से अपने आप को जीतना होता है, क्योंकि इनके माध्यम से उनकी उम्मीदवारी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट में फिक्स होती है। तो ध्यान रखें, जब हम प्राथमिकी यानी प्राइमरी की बात करते हैं और कॉकसेस की बात करते हैं तो दोनों अलग अलग होते हैं। थोड़ा भी अंतर हम देखते हैं आगे। इसमें क्या रहता है कि जब भी इस तरह का नामांकन किया जाता है तो इनमें जो प्राइमरी और कॉकेसेस में जो इलेक्शन होते हैं उनके माध्यम से एक तरह से जो उम्मीदवार है वो चुने जाते हैं। तो उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी की जब घोषणा करता है तो घोषणा के साथ ही वो उम्मीदवार बन जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। प्राइमरी और कॉकेसेस के जो चुनाव होते हैं वहां पर डेमोक्रेट और रिपब्लिकन अपने उम्मीदवारों को एक तरह से चुनते हैं। तो ये प्रक्रिया काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो जब आप उम्मीदवार के रूप में प्राइमरी के जो चुनाव हैं और कॉकेसस के चुनाव में वहां पर चुन लिए जाते हैं, उसके बाद एक तरह से आपकी जो कैंपेन है वो पूर्ण रूप से आगे बढ़ती है।
जहां तक प्राइमरी चुनाव की बात करें और कॉकेसस के चुनाव, तो ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग दिनों में होते हैं। लेकिन आम चुनाव की बात करें तो ये पूरे देश में एक ही समय में होता है। जैसे अभी आपका 2-3 नवंबर के पार्ट पर प्रमुख रूप से हुआ, और वोटिंग पहले से भी चल रही थी। यानी जो लोग एक तरह से, क्योंकि वर्तमान में कोविड-19 के कारण सभी लोग एक तरह से वोटिंग सेंटर पर नहीं जा सकते हैं, तो वो पहले भी वोटिंग करके अपने जो मत का प्रयोग है अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव की जो प्रक्रिया है वो प्राइमरी और कॉकेसस के इलेक्शन होते हैं वहां से शुरू होती है। जहां तक हम प्राथमिक यानी प्राइमरी की बात करें और कॉकेसस की बात करें, तो इनके जो इलेक्शन होते हैं वो अमेरिकी राज्य और क्षेत्र में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया में आयोजित होते हैं। और राज्य में प्राथमिकी भी हो सकती है और कॉकेसस भी हो सकती है। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर दोनों होते हैं, यानी प्राइमरी इलेक्शन भी होते हैं और कॉकेसस भी होते हैं। आप अंतर एक तरह से ये ध्यान रखें कि जब हम बात करते हैं प्राइमरी इलेक्शन, तो ये एक तरह से वहां पर जो भी राज्य सरकार है, यानी वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे मान लीजिए कैलिफोर्निया राज्य है, तो कैलिफोर्निया की जो सरकार है और जो स्थानीय वहां की सरकार है, उनके द्वारा एक तरह से इसको कराया जाता है। जबकि कॉकेसस की हम बात करें, जब कॉकेसस की बात करते हैं तो ये निजी घटना है, यानी यहां पर एक तरह से विचार विमर्श किया जाता है। किसी तरह की वोटिंग या एक तरह से वैधानिक रूप से वोटिंग करके लीगल रूप में कोई चुनाव नहीं किया जाता है कैंडिडेट का, तो ये विचार विमर्श करके कैंडिडेट को तय करते हैं। और यहाँ जो प्राइमरी इलेक्शन होते हैं, यहाँ पर वोटिंग यानी मत डालकर एक तरह से उम्मीदवार को, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, इनके अलग अलग प्राइमरी के इलेक्शन होते हैं और कॉकेसस के इलेक्शन होते हैं, जिनमें एक तरह से उम्मीदवारों को चुनने की प्रक्रिया होती है। तो ये वोटिंग के माध्यम से है। कॉकेसस को आप ध्यान रखें सामान्य विचार विमर्श के द्वारा होता है, कोई वोटिंग एज सच नहीं होती है। कुल मिलाकर हम देखें तो 4 एक तरह से होते हैं प्राइमरी और कॉकेसस। तो 2 होती हैं प्राइमरी प्राथमिक चुनाव और 2 कॉकेसस होती हैं। और दोनों ही पार्टी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट की अगर हम बात करें तो आयोवा स्टेट अमेरिका का और न्यू हैम्पशायर, तो आयोवा में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट की एक एक प्राइमरी होती है और एक एक कॉकेसस होती है। उसी तरह से न्यू हैम्पशायर की बात करें तो वहां पर डेमोक्रेट और रिपब्लिकन की एक एक प्राइमरी होगी और एक एक कॉकेसस होगी। प्राइमरी और कॉकेसस के चुनाव जब हो जाते हैं उसके बाद दोनों ही जो पार्टियां हैं यानी रिपब्लिकन डेमोक्रेट, उनके द्वारा नेशनल कन्वेंशन आयोजित की जाती है। और नेशनल पॉलिटिकल जो कन्वेंशन होती है वहां पर एक तरह से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति उम्मीदवारों की जो अंतिम एक तरह से प्रक्रिया वो समाप्त होती है और वहां पर दोनों पार्टी अपने उम्मीदवारों को एक तरह से चुन लेती हैं। तो ये कॉकेसस और प्राइमरी के बाद नेशनल कन्वेंशन है, यहां पर उम्मीदवारों को एक तरह से चुन लिया जाता है। अब ये कैंपेन यानी प्रचार करने की प्रक्रिया है और उसके बाद एक तरह से आम चुनाव के लिए वोटिंग संपन्न होती है। तो यहां पर हम देखें तो 2 चरण खत्म हो गए हैं, एक तो प्राइमरी प्राथमिक के चुनाव और कॉकेसस में जो विचार विमर्श होता है, और दूसरा नेशनल कन्वेंशन दोनों पार्टियों की, और राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार दोनों पार्टी के निश्चित हो गए। अब मेन रूप से जब वोटिंग होती है तो ध्यान रखें अमेरिका के राष्ट्रपति के मतदान में जब भी अमेरिका का कोई नागरिक वोट करता है तो राष्ट्रपति को वोट न करके एक तरह से किसी भी राज्य में जो इलेक्टोरल वोट होते हैं उनके लिए वोटिंग करता है। आप यहां पर एक मैप को देखें, जैसे हम कैलिफोर्निया की बात करें, कैलिफोर्निया के लिए ध्यान रखें कि यहां से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव को निर्धारित करने में। देखिए कितने यहां पर मत हैं, 55। कोई भी अमेरिका का नागरिक जब वोटिंग कर रहा है तो वो एक तरह से वोटिंग कैलिफोर्निया राज्य किसी भी राज्य के अंदर कर रहा है। तो राज्य में जब वो वोटिंग करता है तो ये देखा जाता है कि जैसे कैलिफोर्निया राज्य है वहां पर वोटिंग किस पार्टी के लिए ज्यादा हुई है। मान लीजिए कि 48% ने डेमोक्रेट के लिए किया और अब मान लेते हैं कि 52% ने किया है किसके लिए, रिपब्लिकन के लिए। इसका मतलब है जो मेजॉरिटी वोट है वो गया है रिपब्लिकन को। तो कैलिफोर्निया राज्य की जितनी भी इलेक्टोरल वोट है कितने हैं, 55, ये सारे के सारे रिपब्लिकन को मिल जाएंगे। दूसरा एग्जांपल जैसे टेक्सास को लेते हैं, यहां पर इलेक्टोरल कॉलेज में 38 वोट है। मान लीजिए कि यहां पर लोगों ने वोटिंग करके रिपब्लिकन को एक तरह से जो वोटिंग में दिए 40%, लेकिन डेमोक्रेट को कितने दिए, 60%। तो डेमोक्रेट यहां पर एक तरह से जो पॉपुलर वोट है वो जीतता है और टेक्सास के जितने भी 38 इलेक्टोरल वोट है वो सारे के सारे मिल जाएंगे किसको, डेमोक्रेट को। अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में नागरिक जब वोट करता है अमेरिका में तो वो एक तरह से इलेक्टोरल कॉलेज के लिए वोट कर रहा होता है। तो ध्यान रखें राष्ट्रपति के लिए सीधे वोटिंग नहीं होती है। इसीलिए आप देखें कभी कभी होता है कि जो पॉपुलर वोट है वो किसी व्यक्ति को ज्यादा मिलता है लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज का वोट उतना नहीं मिल पाता है। जैसे अगर हम पिछली बार के चुनाव देखें जिसमें हिलेरी क्लिंटन को जो पॉपुलर वोट है वो डोनाल्ड ट्रंप की तुलना में ज्यादा मिले थे, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज के वोट ज्यादा इकट्ठा नहीं हो पाए, इस कारण से वो चुनाव हार गई थी। तो पॉपुलर
वोट आप ज्यादा ले पाए जरूरी नहीं है कि आप राष्ट्रपति चुनाव में जीतें। तो इलेक्टोरल कॉलेज का जो वोट है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। अब जब हम इलेक्टोरल कॉलेज की बात करते हैं तो इलेक्टोरल कॉलेज का सिंपल सा मतलब है कि यहां पर अमेरिका की जब हम संसद की बात करते हैं तो प्रतिनिधि सभा या इसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अब इसे बोलते हैं, और दूसरा सीनेट की बात करें तो यहां के कुल मिलाकर जो सीटें होती हैं वो इसमें कंट्रीब्यूट होती हैं। ध्यान रखें, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की बात करें तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, लेकिन सीनेट के लिए आप ध्यान रखें अमेरिका में 50 राज्य हैं, सभी राज्यों में सीनेट की 2 सीटें हैं, तो मिलाकर कितनी हो गई 100। तो जब हम इलेक्टोरल कॉलेज की बात करते हैं तो कुल 538 वोट है इसमें, जिसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के 435 अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, सीनेट की 100 है, हर एक राज्य में कितने कितने 2-2, और 3 ध्यान रखिए क्योंकि इनको अगर हम मिला दें कितना हो जाता है 535 38 है। 3 वोट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, आप देखिए अमेरिका की राजधानी जो वॉशिंगटन है उसमें डीसी लिखा जाता है, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है जहां पर वॉशिंगटन अमेरिका की राजधानी है, तो इस डिस्ट्रिक्ट को 3 इलेक्टोरल वोट दिए गए हैं अतिरिक्त, तो कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं 538। इन 538 में से जो भी 270 वोट पा लेता है वो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव को जीत जाता है। तो यहां पर आप ध्यान रखें ये 435, जैसे हमने कैलिफोर्निया की बात करी थी तो कैलिफोर्निया के पार्ट पर आप देखें कि यहां पर सीनेट की सीटें कितनी होंगी, सीनेट के 2 होंगे तो 2 सीनेट की हो गई, बचे कितने यहां पर 53, तो यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के 53 और 2 सीनेट की, तो मिलाकर कितनी हो गई 55। ये किसी भी राज्य के इलेक्टोरल कॉलेज के वोट को दिखाता है और जनसंख्या के अनुसार है, इसीलिए कैलिफोर्निया काफी महत्वपूर्ण होता है। और ध्यान रखें अभी जो मतदान हुआ है इसमें जो गिनती हुई है उनके अनुसार अगर आप देखें तो यहां इस फिगर को आप देख सकते हैं, कैलिफोर्निया को जो बिडेन के द्वारा जीता गया है, और जहां तक हम रेड कलर में देखें तो ये एक तरह से रिपब्लिकन का पार्ट है और जो ब्लू है डार्क ये डेमोक्रेट का है। तो आप देखें कि कैलिफोर्निया जो बिडेन ने जीता, लेकिन टेक्सास की अगर हम बात करें तो ये डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जीता है, क्योंकि रेड कलर में आप देखिए तो टेक्सास का मतलब है कि टेक्सास के सारे वोट हैं। टेक्सास में कितने वोट थे 38 थे, 38 वोट जो टेक्सास के थे वो सारे के सारे ट्रंप को जाएंगे, जबकि कैलिफोर्निया के जो 55 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट है वो मिलेंगे किसको, जो बिडेन को। तो राष्ट्रपति चुनाव में अमेरिका का नागरिक इलेक्टोरल कॉलेज के लिए एक तरह से वोट करता है, और माना जाता है जैसे कैलिफोर्निया में जो बिडेन जीते हैं तो 55 के 55 पूरा इलेक्टोरल कॉलेज का वोट जो बिडेन को जाएगा। अब इसके बाद एक तरह से एक इलेक्टोरल कॉलेज की वोटिंग होती है, और वो आप कह सकते हैं कि बस एक फॉर्मेलिटी होती है, क्योंकि राज्य जीतने के बाद राष्ट्रपति चुनाव का जो विजेता है वो लगभग निश्चित हो जाता है, क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज जो लोगों के द्वारा वोट किया गया उससे अलग नहीं जाते हैं। तो ये सामान्य प्रक्रिया अमेरिका के राष्ट्रपति की है। पहले प्राइमरी और कॉकस के माध्यम से डेमोक्रेट और रिपब्लिकन अपने उम्मीदवारों को चुनते हैं, जो अलग अलग प्राइमरी और कॉकेसेस होती हैं आयोवा राज्य और न्यू हैम्पशायर में। उसके बाद एक नेशनल कन्वेंशन होती है, वहां पर डिक्लेयर किया जाता है कि फाइनली कौन राष्ट्रपति और कौन उपराष्ट्रपति पद के लिए दोनों पार्टी में उम्मीदवार है। जैसे कमला हैरिस और जो बिडेन यहां पर डेमोक्रेट में, रिपब्लिकन में आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप और पेंस। तो ये एक तरह से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की लिस्ट यहां पर हो जाती है। जहां तक हम अगले चरण में देखें तो अगले चरण में जो चुनाव प्रक्रिया, जो कैंपेन होती है, जो चुनाव प्रचार किया जाता है, उसके बाद एक तरह से वोटिंग होती है, और वोटिंग के पार्ट पर लोग इलेक्टोरल कॉलेज के लिए अपने अपने राज्यों में वोट करते हैं। तो राज्य में जो भी पॉपुलर वोट जीतता है उस राज्य का सारा इलेक्टोरल कॉलेज का वोट उसी उम्मीदवार को मिल जाता है। जैसे रिपब्लिकन को मिला है तो रिपब्लिकन को जाएगा या डेमोक्रेट के, और उसके अनुसार काउंटिंग होती है, और 538 में से जो भी 270 इलेक्टोरल कॉलेज का वोट पा जाता है वो राष्ट्रपति चुनाव में एक तरह से विजेता हो जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है इसमें जो अनिश्चितता दिख रही है, इसको अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत के परिप्रेक्ष्य में यहां पर नकारात्मक इससे ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप हारते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप के समय जो भी समझौते किए गए हैं उन समझौतों का कहीं ना कहीं जो महत्व है वो कुछ कम हो सकता है, या उन समझौतों की एक तरह से क्या है पुनः समीक्षा की जा सकती है। वैसे इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि जो बिडेन की तरफ से भी भारत को समर्थन देने की बात कही गई है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि ट्रंप हारते हैं तो हो सकता है कि उनके समय में जो भी समझौते किए गए हैं, जैसे सामरिक समझौते जो भारत ने किए हैं अमेरिका के साथ में, उनकी पुनः समीक्षा हो सकती है। दूसरे पार्ट पर आप देखें कि अमेरिका ने तालिबान के साथ समझौता किया है, बहुत संभावना है कि इस समझौते के ऊपर भी एक तरह से पुनर्विचार किया जा सकता है। अगर ऐसा होगा तो यह भारत के लिए सकारात्मक हो सकता है, क्योंकि तालिबान को अगर एक राजनीतिक शक्ति माना जा रहा है तो यह भारत के हितों के खिलाफ है। तो यह एक दूसरा हिस्सा यहां पर हो सकता है।
तीसरे पार्ट में अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा चीन के विरोध में बहुत ही आक्रामक रवैया अपनाया गया। इसके विरोध में हो सकता है कि बिडेन के द्वारा, लेकिन बिडेन ने अभी ऐसे कोई बयान नहीं दिए हैं जिनके अनुसार वो चीन को, जो अमेरिका का विरोध वर्तमान में चल रहा है उससे अलग हटकर कुछ काम करेंगे, लेकिन हो सकता है कि चीन के साथ में जो भी विवाद हो उनको हल करने के लिए एक शांतिपूर्वक रूप में अमेरिका कार्य करे। अगर ऐसी स्थिति आती है तो कहीं ना कहीं जो क्वेड का एक समूह हमारा बना हुआ है, जो चीन को एक तरह से रोकने का प्रमुख प्रयास है, जिसमें मालाबार एक्सरसाइज अभी चल रही है हमारी बंगाल की खाड़ी में, जो जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के साथ में भारत सहयोग कर रहा है, वो स्थिति कमजोर हो सकती है। अगर ऐसा होगा तो इंडो पैसिफिक का जो क्षेत्र है वहां पर भारत के लिए समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को भारत के साथ में जो चल रही थी उनको जो बिडेन कितना आगे बढ़ाते हैं। संभावनाएं प्रबल है कि उनको उसी तरह से आगे बढ़ाया जाएगा। एक चौथे पॉइंट को अगर हम देखें तो हम इसको आतंकवाद या टेररिज्म के पार्ट पर देखते हैं। आतंकवाद या टेररिज्म के रूप में कहीं ना कहीं जो भी पहल अमेरिका ने करी थी ट्रंप के समय में वो आगे बढ़ेंगी, और संभावनाएं हैं कि वैश्विक रूप में, जैसा फ्रांस में स्थितियां दिख रही हैं, आतंकवाद के खिलाफ एक वैश्विक पहल हो सकती है जिसमें अमेरिका भी साथ देगा। तो अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए स्थितियां अच्छी हैं, क्योंकि हम भी सीमा पार आतंकवाद से बड़े पैमाने पर प्रभावित हैं। तो इसका प्रभाव एक तरह से पाकिस्तान को नियंत्रित करने, खासतौर पर अगर हम देखें कि वो FATF की जो ग्रे लिस्ट है उसमें बना रहे, या अगर वो सही से कार्य नहीं करता है तो उसे ब्लैक लिस्ट में लाया जाए, तो ये संभावना भी एक तरह से मजबूत होती है। तो भारत के लिए यहां पर एक सकारात्मक पार्ट हो सकता है। एक पांचवा हिस्सा अगर हम देखें तो जो प्रवासी भारतीय वहां पर हैं उनके लिए अगर हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने काफी कठोर एक तरह से रवैया अपना रखा था। उनका मानना था कि अमेरिका फर्स्ट, इस नीति को वो लेकर आगे चलते थे। जो बिडेन भी अमेरिका में रोजगार की स्थिति को बढ़ाने के लिए जरूर काम करेंगे, लेकिन ट्रंप की तरह से पूर्ण रूप से वीजा पर रिस्ट्रिक्शन लगाना या भारतीय जो वहां पर रोजगार पा रहे हैं उनकी संभावना को कम करना, इस पर शायद उतनी कठोरता से काम नहीं करेंगे। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं हमारे जो प्रवासी भारतीय वहां पर काम कर रहे हैं उनके लिए सकारात्मक हो सकती है अगर जो बिडेन राष्ट्रपति के रूप में पहुंचते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम आर्थिक रूप में देखें तो कई जगह पर भारत को एक तरह से विकासशील की जगह विकसित देशों की तरह अमेरिका ट्रीट कर रहा था। आप देखें, एक समझौता होता है, इसे बोलते हैं जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, GSP। इससे अमेरिका ने एक तरह से भारत को अलग कर दिया था, जिससे कि भारत से जाने वाले जो एक्सपोर्ट हैं उन पर हमें छूट नहीं मिल रही थी, तो हमें आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा था। तो बिडेन के आने के बाद इस तरह के डोनाल्ड ट्रंप के जो निर्णय हैं उन पर पुनर्विचार किया जा सकता है। पेरिस समझौते के द्वारा जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया था, और कोशिश ये थी कि विश्व में जो तापमान वृद्धि है उसे 2 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे ही रखा जाए और अधिकतम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही लाया जाए। तो ये जो लिमिट रखी गई थी 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक, अमेरिका ने इस संधि में अपने आप को शामिल किया, उसको रेटिफाई किया और फिर अपने आप को अलग कर लिया। और इसी 4 नवंबर को, यानी कल की डेट में ही पूर्ण रूप से अमेरिका पेरिस संधि से अलग हो गया है, क्योंकि 4 नवंबर 2019 को उन्होंने आवेदन किया था। तो 1 साल की प्रक्रिया थी और वो पेरिस संधि से अलग हो गए हैं। तो जो बिडेन ने पेरिस संधि में पुनः आने की बात अभी तक कंफर्म नहीं कही है, लेकिन कई जगह उनके बयान आए कि वो उसका समर्थन करते हैं। तो अगर अमेरिका इसमें वापस आता है तो वैश्विक जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल करने की जो भी पहल है उसको एक समर्थन मिलेगा, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़े अगर हम CO2 के उत्सर्जक की बात करें तो उनकी लिस्ट में अमेरिका भी शामिल है। तो अमेरिका का इस समझौते में शामिल होना जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और भारत को भी जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए जो भी सतत विकास की नई टेक्नोलॉजीज हैं वो अमेरिका से मिलने में आसानी होगी अगर अमेरिका इस समझौते में शामिल रहता है। तो हमारे लिए जलवायु परिवर्तन को फाइट करने की जो प्रक्रिया है उसमें नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो हमें समर्थन है और जो हमें आर्थिक मदद है वो अमेरिका से मिल सकती है, अगर अमेरिका अपने आप को पेरिस संधि से अलग नहीं करता है। तो ये कुछ संभावनाएं हैं जो बिडेन के आने और ट्रंप के नहीं जीतने से एक तरह से जुड़ी हुई। अगर ट्रंप दोबारा चुनकर आते हैं तो भारत अमेरिका के संबंधों में और तेजी आ सकती है, लेकिन अमेरिका फर्स्ट की जो उनकी नीति है तो वो कहीं ना कहीं रोजगारों को अमेरिका में ही रखना और भारतीय प्रवासी लोग हैं उनके रोजगारों को कम करना, वीजा जो भारतीयों को दिए जाते हैं उनकी संख्या को घटाना, इसके ऊपर और कठोरता बरत सकते हैं। क्योंकि कोविड-19 में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की जो विफलता है वो बड़े पैमाने पर मानी जा रही है, तो उससे अपने आप को पुनः बाहर निकालने के लिए अगर ट्रंप चुने जाते हैं तो शायद कुछ कठोर कदम उनके द्वारा अपनाए जाएं, और चीन के खिलाफ भी हो सकता है कठोर कार्रवाई कुछ की जाए, चाहे आर्थिक मोर्चे पर हो या सामरिक स्तर पर, वो हमारे लिए एक पक्षकर हो सकता है। तो ये कुछ संभावनाएं हैं जो राष्ट्रपति चुनाव में किसी भी विजेता के रूप में भारत के लिए भविष्य में दिख रही हैं।
इसी आधार पर अपने आप क्वेश्चन को लिखने का प्रयास कीजिएगा। भारत के हितों पर अमेरिका में चुनावी अनिश्चितता के प्रभाव का मूल्यांकन करें। जो भी हमने 7-8 पॉइंट डिस्कस किए उनको आप बताएं कि किस तरह अगर बिडेन आ सकते हैं तो क्या हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप अगर दोबारा आते हैं, क्योंकि संभावना उसकी कम दिख रही है क्योंकि वो बिडेन से काफी पीछे चल रहे हैं, तो अगर बिडेन आते हैं इसीलिए हमने ज्यादा पॉइंट डिस्कस किए हैं क्योंकि उनकी संभावनाएं ज्यादा दिख रही है राष्ट्रपति चुनाव जीतने की। तो उन संभावना को आप बताएं और लास्ट में आप यही बता सकते हैं अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा जीतते हैं तो स्थितियां क्या क्या हो सकती हैं भारत के पक्ष में या विपक्ष में। नेक्स्ट उस पर आते हैं फिक्सिंग द रूल्स ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था में जब भी हम विकास की बात करते हैं तो कुछ प्रमुख कारक हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल में कहा गया है कि कुछ ऐसे कारक हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, जिनके कारण हम भारत में बड़े पैमाने पर जो रोजगार की जो सृजन करने की संभावनाएं हैं उनको बढ़ा सकते हैं। अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो 3 प्रमुख एक तरह से कारक माने जाते हैं अर्थव्यवस्थाओं के आगे बढ़ने के लिए। पहले अगर हम कारक को देखें मुक्त बाजार। जब हम बात करते हैं मुक्त बाजार की, अगर मार्केट पूर्ण रूप से फ्री है, इसका मतलब कहने के जो मानव संसाधन है उनके लिए स्थितियां थोड़ी सी असहज हो जाती हैं। तो मानव संसाधन को हम मजबूत कैसे कर पाएंगे? जब हम अर्थव्यवस्था में जो मानवीय रोल है उसको एक तरह से बढ़ाएंगे। जब मानव संसाधन को एक तरह से पूर्ण रूप से एक वस्तु मान लिया जाता है, यानी कोई भी मान लीजिए लेबर है उसको हम आसानी से खरीद सकते हैं कोई भी प्राइस देकर। अगर ये टेंडेंसी से अर्थव्यवस्था में काम होता है तो कहीं ना कहीं जो लेबर के श्रमिक के मानवाधिकार हैं उनका हनन होता है। जब हम मानव संसाधन या श्रमिक की बात कर रहे हैं तो उसको वस्तु के रूप में एक तरह से अर्थव्यवस्था में नहीं रखना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो आगे आने वाले समय में अर्थव्यवस्था में श्रमिकों की स्थिति कमजोर होती है और ये कहीं ना कहीं उत्पादन को कमजोर करती है, क्योंकि अगर श्रमिकों को लाभ सही से नहीं मिलेगा अर्थव्यवस्था के विकास का तो वो अर्थव्यवस्था के विकास में सकारात्मक रूप से योगदान लंबे समय तक नहीं देते हैं और ऐसी स्थिति में उत्पादकता घटेगी और अर्थव्यवस्था का उत्पादन कमजोर होगा। तो मुक्त बाजार जरूर बनाएं, लेकिन मानव संसाधन के रूप में जो श्रमिक है उसके जो अधिकार है उनका संरक्षण करें, उसको एक कमोडिटी या वस्तु के रूप में बाजार में स्थापित न किया जाए। दूसरा पॉइंट देखें उत्पादकता में सुधार। उत्पादकता का सामान्य सा मतलब है आउटपुट और इनपुट, यानी जो हमें आउटपुट मिल रहा है और जो हमें इनपुट लगा रहे हैं उसमें अगर रेशियो देखें तो वो उत्पादकता को दिखाता है। जब हम अर्थव्यवस्था में उत्पादकता की बात करते हैं तो श्रम उत्पादकता और कंपनी की उत्पादकता इन 2 रूप में देखा जाता है। जब श्रम उत्पादकता का मतलब जो सकल घरेलू उत्पाद हो रहा है और जो जनसंख्या का है उससे अनुपात आप ले लीजिए। कंपनी की उत्पादकता का मतलब जो कुल उत्पादन हो रहा है और जो कर्मचारी। तो यहाँ पर कंपनियां अगर अपना उत्पादन बढ़ाना चाहती हैं तो सामान्य तरीका क्या है? आप उत्पादन बढ़ाने के लिए आप नई टेक्नोलॉजी का एक तरह से उपयोग शुरू कर दीजिए या ऐसी टेक्नोलॉजी को लेकर आइए जहां पर आपको श्रमिक की आवश्यकता कम हो। तो करते क्या है, कर्मचारियों की संख्या को घटाकर हम अपनी उत्पादकता को बढ़ाते हैं। तो ये एक तरह से कहां करा जा सकता है? क्योंकि टेक्नोलॉजी लाना है, नई मशीनें लाना है तो आप उन देशों में ला सकते हैं जहां पर पूंजी बहुत ज्यादा आसानी से उपलब्ध है। और ये कहां पर है? ये विकसित देशों में आसानी से है। लेकिन अगर हम भारत जैसे विकासशील देश की बात करें तो वहां पर पूंजी की पर्याप्तता नहीं है, निवेश के लिए या पूंजी अर्थव्यवस्था में लगने के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं है। तो हमारे लिए एक तरह से ये रास्ता नहीं है कि हम बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके नई मशीनों को बड़े पैमाने पर लाकर अपने उत्पादन को बढ़ाकर उत्पादकता को भी बढ़ा लें। और ध्यान रखें, भारत विश्व के सबसे बड़े जनसंख्या वाले देशों में है, तो कर्मचारियों को अगर रोजगार से बहुत घटाया जाएगा तो ये बेरोजगारी की दर को भी बढ़ाता है। तो ये भारत जैसे पूंजी जहां पर कम है उन देशों के लिए बहुत सटीक नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? हम उत्पादकता को जरूर बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी के विस्तार के साथ में हम अगर कुशलता को बढ़ाएं, जैसा कि एक तरह से हम देखें जापान के पार्ट पर किया गया। जापान के पार्ट पर हम देखें कि वहां पर जो श्रमिक हैं वो लंबे समय तक कंपनियों में जुड़े होते हैं और कभी कभी आजीवन काम करते हैं और वहां पर श्रमिकों को कौशल या उनकी जो स्किल है उसको बढ़ाकर उत्पादकता को बढ़ाया जाता है। क्योंकि आप मशीन ला रहे हैं, उसके बदले अगर आप अपने कर्मचारी को स्किल दे देते हैं, ट्रेन कर देते हैं किसी ऐसी स्किल में कि उत्पादन को बढ़ाया जा सके, तो वो एक तरह से अर्थव्यवस्था का मानवतावादी रूप भी रखता है और उत्पादन को भी बढ़ाता है। तो दोनों साथ में लेकर हम अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आप बड़े पैमाने पर मशीन से सब कुछ करेंगे, नई टेक्नोलॉजी से करेंगे, तो नंबर ऑफ पर्सन जो रोजगार पा रहे हैं उनकी संख्या तेजी से घटेगी। और भारत जैसे देश में यह बहुत सटीक उपाय नहीं है। तो जापान ने जो अपने आप को एक बड़ी औद्योगिक शक्ति के रूप में स्थापित किया जिस कार्य के द्वारा, उसको एक तरह से किया जा सकता है। तो यहां पर हम उत्पादन बढ़ाने के बाद पर क्या कर रहे हैं?
कर्मचारियों का कौशल को बढ़ाकर उत्पादन बढ़ा रहे हैं। इससे उत्पादकता भी एक तरह से क्या है, बढ़ रही है। तो ये एक तरीका हो सकता है। सिर्फ टेक्नोलॉजी को लाकर कर्मचारियों को घटाकर ये पूंजी संपन्न जो विकसित देश हैं वहां पर प्रक्रिया हो सकती है, भारत जैसे देशों में नहीं। तो केवल टेक्नोलॉजी विस्तार करके ये विकसित देश में, भारत में भी टेक्नोलॉजी विस्तार की जरूरत है। यहां ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी को यूज बंद किया जाए। टेक्नोलॉजी का ऐसा उपयोग किया जाए कि जो श्रमिक हैं उनको कौशल बढ़ाने के लिए वो ज्यादा उपयोग में आए। इस तरह से हम एक तरह से श्रमिकों का रोजगार भी बचा सकते हैं और उत्पादन और उत्पादकता अर्थव्यवस्था में उसको बढ़ाने का भी एक तरह से काम कर सकते हैं। तो उत्पादन बढ़ाने के लिए ज्यादा सटीक है कौशल बढ़ाकर एक तरह से श्रमिकों को उत्पादकता और अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ाना। अगर देश में उत्पादकता नहीं रहती है, यानी उत्पादकता बहुत तेजी से नहीं बढ़ पाती है, तो होता यह है कि जो श्रमिक हैं उनके लिए बहुत ज्यादा काम अर्थव्यवस्था में नहीं रह पाता है। और जब आप उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कर्मचारियों की छटनी करते हैं तो ऐसी स्थिति में रोजगार का एक तरह से प्रवास शुरू होता है और बड़ी संख्या में जो कुशल श्रमिक हैं वो एक देश से दूसरे देश में पहुंचते हैं। वहां पर वो दूसरे देश के लोगों के रोजगार को एक तरह से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और ऐसी स्थिति में संघर्ष होते हैं। जैसा अमेरिका में एक तरह से देखा जाए कि जो प्रवासी हैं उनको एक तरह से रोकने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका के जो लोग हैं उनके लिए रोजगार की स्थितियां वहां पर कम बन रही हैं। तो अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए श्रमिकों को कम किया जाता है, टेक्नोलॉजी को लाया जाता है, तो ये स्थिति भी एक तरह से रोजगार के बाहर की ओर जाने या बहिर्गमन को एक तरह से बढ़ा सकती है, जैसा बहुत सारे विकासशील देशों में धीरे धीरे देखा जा रहा है। विकासशील देशों में अगर हम देखें, जैसा अभी हमने डिस्कस किया, पूंजी वहां पर कम है लेकिन मानव संसाधन बहुत अधिक है। भारत में आप देखें मानव संसाधन अधिकता में है, तो इसका अगर हम कुशलता से उपयोग करें तो हम कम पूंजी में भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। और इसके लिए E.F. शूमाकर का जो एक कॉन्सेप्ट है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, इनका एक कॉन्सेप्ट था कि अगर छोटे एक तरह से उद्योग हैं या छोटे स्तर पर काम किए जाएं तो वो दुनिया में अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने में ज्यादा योगदान करेंगे। उनका मानना यह था कि छोटी पूंजी के साथ अर्थव्यवस्था विकासशील और अल्पविकसित देशों में ज्यादा तेजी से बढ़ेगी और ज्यादा पूंजी के साथ में विकसित देशों में। तो विकासशील देशों के लिए छोटे छोटे उद्योग लगाकर वहां पर एक तरह से उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना वो जरूरी है, क्योंकि मानव संसाधन ज्यादा है और ऐसी स्थिति में अगर ज्यादा रोजगार होंगे वो कब हो पाएगा, जब छोटे रोजगारों की संख्या होगी क्या, ज्यादा। और ये संख्या तभी ज्यादा हो सकती है जब हम छोटे छोटे रोजगारों को आगे बढ़ने के लिए एक तरह से मदद देंगे। जैसे भारत में आप देखें, चाहे मुद्रा योजना की हम बात करें या भारत सरकार के द्वारा प्रायोरिटी सेक्टर जो लैंडिंग बैंकों से कराई जाती है, इन सबका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि छोटे स्तर के जो रोजगार हैं, जो छोटे उद्योगों में लगे हैं, वो बढ़ें। छोटे उद्योग अगर सफल होंगे तो अर्थव्यवस्था में एक तरह से रोजगार की संख्या बढ़ेगी। जैसे अगर हम MSME की बात करें, माइक्रो स्मॉल और मीडियम, यानी सूक्ष्म मध्यम और लघु उद्योग भारत में, तो ये हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान करते हैं। लगभग मान के चलिए 30 से 35% अर्थव्यवस्था का योगदान उनका है। निर्यात में बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं MSME का रोल बढ़ जाता है। तो विकासशील देश जहां पर पूंजी कम और मानव संसाधन अधिक है, वहां पर छोटे उद्योग ये एक तरह से आने वाली अर्थव्यवस्था की सफलता की कुंजी है। बड़े उद्योग बनाए रखना ये बहुत सफल रूप में बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में जो विकासशील है उनके लिए भविष्य में सफल नहीं हो सकता है। जहां तक हम बात करें कि अगर हम कौशल को बढ़ाने की कोशिश करें, यानी नई टेक्नोलॉजी को लाएं लेकिन उसका उपयोग कौशल को बढ़ाने में किया जाए, और पूंजी द्वारा टेक्नोलॉजी को मजबूत करना ही विकल्प नहीं है। हम पूंजी का उपयोग ऐसी टेक्नोलॉजी को लाकर कर सकते हैं जिससे कौशल बढ़े। तो हम ज्यादा कुशलता लाकर जो अधिक हमारी जनसंख्या है उसमें रोजगार की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं, छोटे उद्यमों को अगर हम बढ़ावा दें। आज की अगर हम ग्लोबलाइजेशन की स्थिति देखें तो उसमें पूंजी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह निवेश की जा रही है, एक देश के द्वारा दूसरे देश में निवेश किया जा रहा है। लेकिन जो श्रमिक हैं उनका आसानी से प्रवासी के रूप में रोजगार पाना अब आसान नहीं है, क्योंकि दुनिया में सभी देशों के जो व्यक्ति हैं, श्रमिक हैं, वो अपने देश में ही रोजगार पाने के लिए ज्यादा एक तरह से प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो प्रवासी रोजगार की संभावना है वो घटेंगी। तो हमें कहीं ना कहीं मानव संसाधन को और ज्यादा कुशल करने की जरूरत है अपने देश में, जिससे कि प्रवासी रोजगार अगर कम होंगे तो हम भारत में उनको रोजगार देने की संभावना को बढ़ा सकें। वर्तमान भूमंडलीकरण की स्थिति में जो श्रमिक हैं
उनके अधिकारों का संरक्षण करना भी काफी आवश्यक है। और इसके लिए हम कर क्या सकते हैं? इसके लिए एक प्रमुख बात यह है कि बड़ी कंपनियां जो हैं वो कोशिश करती हैं कि कम श्रमिक के साथ कार्य करें, क्योंकि हायर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वो श्रमिकों की संख्या को घटा पाती हैं। अब बड़ी कंपनियों में अगर श्रमिक कम संख्या में है तो एक तरह से जो लेबर यूनियन है उसका काउंसिल कहीं ना कहीं कमजोर होता जा रहा है। तो अगर श्रमिकों की संख्या ज्यादा होगी तो श्रमिक संगठन भी एक तरह से क्या होंगे? बड़े होंगे। और ऐसी स्थिति में श्रमिकों के जो अधिकार हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं ज्यादा समर्थन तैयार किया जा सकता है। तो आने वाले समय में श्रमिकों को मजबूत करने के लिए जो वर्तमान में एक श्रमिक सुधार किए गए, 4 श्रम संहिताएं लाई गई हैं, वो एकमात्र उपाय नहीं हो सकता है। कोशिश यह होनी चाहिए कि श्रमिकों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए हमें कौशल बढ़ाने के लिए ज्यादा कार्य करना चाहिए, बजाय इसके कि हायर टेक्नोलॉजी के माध्यम से सिर्फ उत्पादन को बढ़ाया जाए। कौशल बढ़ाकर भी उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। जापान इसका सटीक उदाहरण है। तो ये स्थिति हम अपने देश में भी एक तरह से लाकर आर्थिक रूप में आने वाले समय में जो समस्याएं हैं उन पर एक तरह से विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसी हमारी चर्चा के आधार पर आप मेंस का क्वेश्चन लिखने का प्रयास कीजिएगा। भारत में आय का संकट है। आबादी के आधे हिस्से में लोगों की आय बहुत कम है। वर्तमान प्रणाली अमीर निवेशकों के पक्ष में और श्रमिकों और छोटे उद्यमों के विरोध में है। इस समस्या को ठीक करने के उपाय सुझाएं। तो हमने जो भी यहाँ पर संभावनाएं बताई उसमें प्रमुख रूप से कौशल को विकसित करना, यानी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कौशल को बढ़ाना, जिससे कि हम ज्यादा संख्या में रोजगार दे पाएं। छोटे उद्योगों को बढ़ाना, बड़े उद्यम की जगह छोटे उद्यम ज्यादा होंगे तो संख्या में रोजगार ज्यादा हो पाएंगे। तो ये कुछ ऐसे प्रयास है जिनके माध्यम से हम अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन, उत्पादकता और रोजगार, उन तीनों को बढ़ा सकते हैं। टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी बढ़ा सकते हैं। टेक्नोलॉजी का प्रमुख रूप से जो उपयोग है वो स्किल या कौशल को बढ़ाने में किया जाए, केवल श्रमिकों को कम करने में टेक्नोलॉजी का उपयोग न किया जाए। तो ये स्थितियां जो हमने डिस्कस करी उनको यहां पर एक तरह से एग्जाम्पल के रूप में आप बताकर इस आंसर को लिखने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, स्टार स्टेटस, स्टार प्रचारक। इस न्यूज की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा वर्तमान में मध्य प्रदेश कैबिनेट में जो मंत्री हैं उनके खिलाफ एक टिप्पणी की गई इस चुनाव प्रचार में, और उसी टिप्पणी को ध्यान में रखकर चुनाव आयोग ने जो कांग्रेस के द्वारा उनको स्टार प्रचारक का दर्जा दिया गया था उसको एक तरह से हटा दिया गया। यहां पर आप ध्यान रखें, जब स्टार प्रचारक की बात करते हैं तो स्टार प्रचारक का बेसिकली उद्देश्य ये रहता है कि चुनाव में जो कैंपेन है उसमें खर्चे को किस तरह से सीमित किया जाए। ध्यान रखें, जब किसी भी व्यक्ति को स्टार प्रचारक का दर्जा दिया जाता है तो वो चुनाव प्रचार में पार्टी के लिए कैंपेन करता है, लेकिन किसी विशेष कैंडिडेट का नाम नहीं लेता है या उसके साथ में उसके पोस्टर नहीं लगाए जाते हैं। तो वो सामान्य रूप से किसी भी जगह पर प्रचार कर सकता है और उसके प्रचार पर जो भी खर्च आता है वो उम्मीदवार के खर्चे में नहीं जोड़ा जाता है। तो इससे उम्मीदवार एक स्टार प्रचारक का उपयोग भी करता है, एक बड़े नेता का उपयोग भी कर सकता है, और साथ साथ उसका खर्चा उसके चुनाव के खर्च में शामिल भी नहीं होता। तो ये स्थिति स्टार प्रचारक की एक तरह से चुनाव आयोग के द्वारा बनाई गई, जिससे कि पार्टी अपने खर्चे को उम्मीदवार के स्तर पर सीमित कर सके। यहां पर आप ध्यान रखें कि ये जो दर्जा है ये पार्टियों के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि इस व्यक्ति को स्टार स्टेटस दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई इस तरह की टिप्पणी हुई है तो चुनाव आयोग उसको जरूर एक तरह से उनका जो स्टार दर्जा है वो समाप्त करके उनको कैंपेन या प्रचार करने से रोक सकता है। तो एक तरह से जब स्टार स्टेटस को रद्द किया चुनाव आयोग ने, तो चुनाव आयोग का उद्देश्य यही था कि वो प्रचार ना कर सके, उनको स्टार प्रचारक का दर्जा दिया जाए या नहीं दिया जाए इसके ऊपर चुनाव आयोग की कोई टिप्पणी नहीं थी। उनका यह कहना था कि कमलनाथ स्टार प्रचारक के रूप में प्रचार नहीं करें इस टिप्पणी के बाद। लेकिन इस केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया, वहां पर इलेक्शन कमीशन का जो आदेश था उसको चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि स्टार प्रचारक का दर्जा देना पार्टी का काम है, ना कि चुनाव आयोग का, और इस आधार पर चुनाव आयोग का जो निर्णय था उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। लेकिन हमें यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा कि चुनाव आयोग ने उनके प्रचार करने पर प्रतिबंध लगाया, जो अधिकार उनको एक तरह से मिल रखे हैं। अगर हम बात करें सेक्शन 77 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951, जन प्रतिनिधि कानून 1951 के सेक्शन 77 का एक तरह से सहारा लेते हुए चुनाव आयोग ने यह आदेश जारी किया था। ध्यान रखें, ये जो सेक्शन है ये चुनाव में खर्च से संबंधित है। चुनाव में खर्च, तो स्टार प्रचारक बेसिकली चुनाव खर्च को बचाने के लिए लाया गया था। तो स्टार प्रचारक को आप देखें कि ये एक तरह से सामान्य अभियान एक तरह से करते हैं। तो यहां पर स्टार प्रचारक राजनीतिक दल के लिए सामान्य प्रचार करते हैं, किसी विशेष कैंडिडेट का नाम या उनके साथ में पोस्टर नहीं लगता है, यह ध्यान रखना पड़ेगा। किसी भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल में अधिकतम 40 स्टार प्रचारक हो सकते हैं,
और अगर हम कोई ऐसी बात करें जो गैर मान्यता प्राप्त पार्टी लेकिन वो पंजीकृत है, तो उसमें अधिकतम 20 स्टार प्रचारक हो सकते हैं। और ये सूची जब भी अधिसूचना चुनाव की जारी होती है उसके एक सप्ताह के अंदर अंदर चुनाव आयोग को देना आवश्यक होता है। किसी भी उम्मीदवार या उम्मीदवार का चुनाव एजेंट किसी स्टार प्रचारक के साथ में किसी भी रैली में अगर मंच साझा करता है तो उस रैली का पूरा खर्चा स्टार प्रचारक के यात्रा व्यय के अलावा, यानी स्टार प्रचारक के आने जाने के खर्च को छोड़कर जो भी खर्चा किया गया वो उम्मीदवार के खर्चे में जोड़ दिया जाता है। इसीलिए स्टार प्रचारक के साथ में रैली में भाग लेने से उम्मीदवार या उनके एजेंट को रोका जाता है, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो खर्चा उनमें जुड़ जाएगा। तो स्टार प्रचारक चुनाव खर्च को कम करने के लिए एक तरह से उपयोग किए जाते हैं। उम्मीदवार स्टार प्रचारक की रैली में मौजूद नहीं है लेकिन उनके साथ में अगर पोस्टर हैं तब भी पूरा खर्च स्टार प्रचारक का उम्मीदवार के खाते में जुड़ दिया जाता है। तो इससे भी एक तरह से बचना पड़ता है उम्मीदवारों को कि स्टार प्रचारक के साथ में वो अपने पोस्टर न जारी करें। स्टार प्रचारक अगर प्रचार करते हुए किसी उम्मीदवार का नाम ले लेते हैं तब भी एक तरह से जो खर्च होता है वो उम्मीदवार के खाते में जोड़ दिया जाएगा। अगर एक से अधिक उम्मीदवार मंच साझा कर रहे हैं या उनकी तस्वीरों के साथ पोस्टर हैं तो ऐसी रैली और बैठक का जो खर्च है वो सभी उम्मीदवारों में समान रूप से बटेगा, यानी सभी को खर्चा मिलाकर देना पड़ेगा। तो इसीलिए स्टार प्रचारक सामान्य प्रचार करता है, किसी कैंडिडेट के साथ में पोस्टर या मंच साझा करना या उनका नाम लेना उससे बचता है। तो ये इलेक्शन की कैंपेन में जो खर्चा है उसको रोकने का एक तरीका था। तो यहां पर चुनाव आयोग के द्वारा अगर ये प्रतिबंध लगाया गया तो ये कहीं ना कहीं सटीक पड़ता है, क्योंकि अगर चुनाव आयोग को इस तरह से जो भी आचार संहिता है उसको लागू करने में नियम कानून का पालन कराने से इस तरह से अगर रोका जाएगा तो ये भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया को बाधा पहुंचाएगा। यहां पर ध्यान रखें, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि अगर किसी भी आचार संहिता को लागू कराने में कोई कानून उपलब्ध नहीं है तो चुनाव आयोग अपने हिसाब से एक तरह से जो भी नियम कानून है उसको पालन कराने के लिए लागू कर सकता है। तो उसको अतिरिक्त शक्तियां दी गई हैं। तो जो ये शक्तियां उनका उपयोग भी इलेक्शन कमीशन चुनाव को निष्पक्ष और स्वतंत्र कराने में कर सकता है। तो जो बना हुआ एक तरह से कानून का हिस्सा है जहां पर स्टार स्टेटस की एक प्रक्रिया को बनाया गया, स्टार प्रचारक को लेकर चुनाव कैंपेन में रोकने के लिए चुनाव आयोग का जो निर्णय आया था, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक तरह से कैंसिल किया है तो ये कहीं ना कहीं उसके द्वारा इलेक्शन कमीशन की तरफ से चुनाव को निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने की जो प्रक्रिया है उसको एक तरह से भविष्य में कमजोर कर सकता है। अगर कोई उम्मीदवार आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करता है तो उसको चुनाव प्रचार से हटाया जा सकता है। और स्टार प्रचारक से जो हटाया गया कमलनाथ को, ये उसी शक्ति का एक तरह से चुनाव आयोग ने उपयोग किया है। यहां पर अगर हम चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्षता की बात करें तो यह चुनाव आयोग की शक्तियों को एक तरह से सीमित करता है। अगर हम आदर्श आचार संहिता की बात करें, यानी कुछ ऐसे नियम कानून जिनके अंदर रहकर चुनाव प्रचार किया जाना चाहिए या चुनाव की पूरी प्रक्रिया के अंदर इसका पालन किया जाना चाहिए। भारत में अगर हम देखें तो संविधान का अनुच्छेद 324 इस तरह का अधिकार एक तरह से चुनाव आयोग को देता है कि संसद और विधानसभाओं के चुनाव में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए वो अपनी तरफ से प्रयास कर सकता है। जहां तक हम इसकी क्रमागत डेवलपमेंट की बात करें चुनाव आचार संहिता की, तो सबसे पहले इसे 1960 में केरल राज्य विधानसभा चुनाव में पेश किया गया और चुनावी बैठक, भाषण और नारों के बारे में एक तरह से यहां पर एक निर्देश था वो दिया गया। लोकसभा के लिए 1962 के आम चुनाव में आदर्श आचार संहिता को एक तरह से जो मान्यता प्राप्त दल हैं उनके लिए प्रारंभ किया गया। 1962 के जो चुनाव थे उसमें चुनाव आचार संहिता बड़े पैमाने पर सभी दलों द्वारा अनुसरण किया गया और बाद के आम चुनाव में इसका अनुसरण किया जाता रहा। तो 60-62 में एक तरह से इसकी शुरुआत हुई। 1979 में चुनाव आयोग ने आचार संहिता में एक नया हिस्सा जोड़ा और उसका उद्देश्य यह था कि जो भी पार्टी सत्ता में है यानी पावर में है उस पार्टी के द्वारा चुनाव में अनुचित लाभ न उठाया जा सके। इसके लिए कुछ नियम कानून एक तरह से बनाए गए जिन्हें आदर्श आचार संहिता में 1979 में जोड़ा गया। 2013 में हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को चुनाव घोषणा पत्र, आप देखें अलग अलग पार्टी के द्वारा चुनाव के समय अपना मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र जारी किया जाता है कि वो किस तरह से अपने चुनाव जीतने के बाद जो उनकी नीतियां उनको लागू करने के लिए कार्य करेंगे। तो इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इसको भी एक तरह से शामिल किया जाना चाहिए आदर्श आचार संहिता में और ये 8वें भाग के रूप में आदर्श आचार संहिता में डाल दिया गया और ये 2014 से ऐड किया गया। तो 8वां हिस्सा ध्यान रखें आदर्श आचार संहिता में चुनाव मैनिफेस्टो से। पहला अगर हम आदर्श आचार संहिता में देखें, उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों से अपेक्षित अच्छे व्यवहार के सामान्य उपदेशों से संबंधित है। भाग 2 और 3 सार्वजनिक बैठकों और जुलूसों पर केंद्रित है। भाग 4 और 5 बताता है कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को मतदान के दिन और मतदान केंद्रों पर
खुद को कैसे संचालित करना चाहिए। भाग 6 बताता है कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें प्राप्त करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त प्राधिकरण के बारे में है, यानी कौन सा संगठन है जिसके द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की जांच की जाएगी या वहां पर शिकायत की जा सकती है। 7वां हिस्सा देखें, सत्ता में जो रहने वाली पार्टी है, अभी हमने देखा 1979 में इसको जोड़ा गया। चुनाव आयोग के द्वारा आदर्श आचार संहिता को लागू करने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं उनमें उनको समर्थन मिलना चाहिए, और जो भी नए तरीके के प्रयास हैं जिससे कि चुनाव को निष्पक्ष और स्वतंत्र किया जा सके उनको लागू करने में चुनाव आयोग को समर्थन मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश है स्टार प्रचारक का दर्जा रद्द करने के चुनाव आयोग के निर्णय के विरोध में आया है। ये स्टार प्रचारक का जो दर्जा है उसके संबंध में है। तो स्टार प्रचारक का दर्जा पार्टी देगी, न कि चुनाव आयोग। लेकिन स्टार प्रचारक प्रचार करेगा या नहीं करेगा, वो आदर्श आचार संहिता के अंदर आया कि नहीं आया, ये निर्णय एक तरह से चुनाव आयोग के पास ही रहना चाहिए। भविष्य में इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट के अन्य निर्णय भी आ सकते हैं। नेक्स्ट हम न्यूज पर आते हैं। इट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट टू सेट अप कोर्ट्स टू ट्राई लॉ मेकर्स। आप ध्यान रखें, जब हम बात करते हैं कि जो भी MP MLA हैं या जो कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल लोग हैं उनके खिलाफ अगर कोई कानूनी कार्रवाई है तो उसको करने के लिए अलग से कोर्ट बनने चाहिए। इसके बारे में विचार करने के लिए जस्टिस NV रमन्ना के नेतृत्व में 3 जजों की सुप्रीम कोर्ट ने एक बेंच बना रखी है। और ध्यान रखें कि कोई भी गंभीर मामला अगर लॉ मेकर के खिलाफ है, कानून निर्माताओं के खिलाफ है, तो उनकी जांच तेजी से हो पाए इसके लिए अलग से कोर्ट की व्यवस्था होनी चाहिए। किसी भी कानून निर्माता के द्वारा कोई गंभीर अपराध किया गया है या किसी भी अन्य अपराध में वो लिप्त है तो उनके मामले में जांच करने के लिए अलग से कोर्ट बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए। माना जा रहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट में अलग से इस तरह के कोर्ट होने चाहिए। यहां पर हम पोक्सो एक्ट की एक तरह से बात कर रहे हैं। इस एक्ट की अगर हम बात करें, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, ये आपका 2012 का एक्ट है। पोक्सो के संबंध में आपको प्री का क्वेश्चन दे रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान पोक्सो अधिनियम में पाया जाता है? बच्चों को यौन उत्पीड़न के अपराधों से बचाने के लिए, बाल पोर्नोग्राफी के लिए सख्त सजाएं, रिपोर्टिंग, सबूतों की रिकॉर्डिंग, जांच आदि के लिए बाल सुलभ तंत्र को शामिल करके न्यायिक प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में बच्चों के हितों की रक्षा करना, बाल विवाह को रोकना। चारों में अगर हम देखें तो 3 तो यहां पर कहीं ना कहीं संबंधित है पोक्सो से, लेकिन चौथा बाल विवाह ये सीधे तौर पर पोक्सो में रोकने का प्रावधान नहीं देता है। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो आंसर है आपका डी। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, और ये न्यूज असम के एक व्यक्ति के मिजोरम में मृत्यु होने के बाद असम और मिजोरम के बीच में जो संबंध में कुछ तनाव आया उसके संबंध में है। और नेशनल हाईवे 306 की अगर हम बात करें तो इसे एक तरह से मिजोरम की लाइफलाइन माना जाता है, और उसके ब्लॉकेड या उसको रोकने का एक तरह से वहां पर काम किया जा रहा है, जो भी तनाव चल रहा है असम और मिजोरम के बीच में। तो यहां पर हम NH 306 के संबंध में आपको प्री का क्वेश्चन दे रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 306 NH 306 किन राज्यों के लिए एक महत्वपूर्ण राजमार्ग है? तो ध्यान रखें, असम और मिजोरम। तो प्रमुख रूप से मिजोरम की इसको लाइफलाइन कहा जाता है, लेकिन असम और मिजोरम के बीच में एक तरह से ये रन करता है। अगर हम NH 306 की बात करें तो यह असम में सिलचर से लेकर मिजोरम में कोलासिब तक फैला हुआ है और 90 किलोमीटर की लंबाई का है। तो मिजोरम के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, मिजोरम की एक तरह से लाइफलाइन कहा जाता है, और असम और मिजोरम के बीच में एक तरह से स्थित है। तो आंसर है आपका सी। इज लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म ऑन द वेन। तो यहां पर एक तरह से भाषाई जो राष्ट्रवाद है उसके कमजोर होने की बात की गई है, और प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो विभिन्न जो राज्य हैं अलग अलग भाषाओं को किस तरह से महत्व देते हैं, और वहां पर भाषाई जो राष्ट्रवाद है उसकी स्थिति जो कमजोर हो रही है उसको एक तरह से यहां पर बताया गया है। तो यहां पर हमारा एक तरह से प्रमुख उद्देश्य इसको डिस्कस करने का है कि भारत में अलग अलग भाषाओं को जो क्लासिकल लैंग्वेज या शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है उसके संबंध में आप ध्यान रखें। जब किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा या क्लासिकल लैंग्वेज कहा जाता है तो सरकार क्लासिकल लैंग्वेज कहती है, इसका मतलब कि उस भाषा का 1500 से 2000 वर्ष का एक ऐतिहासिक प्रमाण होना चाहिए। प्राचीन साहित्य और ग्रंथों में उसके बोलने या उसके बारे में जो विचार है वो विरासत के रूप में पहले से लगातार चले आ रहे हो। साहित्यिक परंपरा अद्वितीय होनी चाहिए, यानी किसी अन्य भाषा समुदाय से नहीं ली जानी चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ध्यान रखें, शास्त्रीय भाषा और वर्तमान में उसका जो स्वरूप है उसमें कुछ हो सकता है डिफरेंस, लेकिन एक तरह से उसी के डेवलपमेंट के पार्ट पर वर्तमान में वो भाषा विकसित हुई है। तो ये प्रमुख मानदंड है, आप प्रमुख रूप से ध्यान रखें। 1500 से लेकर 2000 वर्ष का ऐतिहासिक एक प्रमाण होना चाहिए उस भाषा के बारे में, तब उसको शास्त्रीय भाषा का एक दर्जा दिया जाता है। भारत में अगर हम देखें सबसे पहले 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया
तमिल को। 2005 में सरकार के द्वारा तमिल के बाद संस्कृत को भारत की दूसरी शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्ज किया गया। 2008 में अगर हम देखें तो कन्नड़ और तेलुगु को तीसरी और चौथी शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया और 2013 में मलयालम को शास्त्रीय दर्जे के रूप में घोषित किया गया और 2014 में उड़िया को शास्त्रीय भाषा के रूप में संबद्ध किया गया। वर्तमान में 6 भाषाएं हैं जिनको भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा है, यानी तमिल, संस्कृत, उसके अलावा कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और साथ में आपका उड़िया। इनको आप ध्यान रखें। एक क्वेश्चन देखें आप प्री का, शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भाषा कौन सी थी? तो अभी उन्होंने डिस्कस किया, तमिल पहली भाषा थी शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली। ये एक ऐतिहासिक न्यूज है और नॉन कॉपरेशन यानी असहयोग आंदोलन से संबंधित है कि किस तरह से स्वदेशी को पुनः वापस करने की बात की गई असहयोग आंदोलन में। उसके अलावा बायकॉट जो भी विदेशी उत्पाद थे उनकी बात की गई और बाहर के देशों के साथ सीधे व्यापार करने की बात की गई जो भी मित्र देश से भारत थे, और अलग अलग प्रकार की जो परिषद या काउंसिल काम कर रही थी ब्रिटिश समय में उनका बहिष्कार करना। यह प्रमुख रूप से एक तरह से असहयोग आंदोलन में कार्य करने के लिए विचार किया जा रहा था। तो इसी के संबंध में आप असहयोग आंदोलन का एक क्वेश्चन देखें। असहयोग आंदोलन के तहत निम्नलिखित में कौन सी पद्धति अपनाई गई है? स्वदेशी का पुनरुद्धार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, मित्र देशों के साथ प्रत्यक्ष व्यापार संबंधों की स्थापना, परिषदों का बहिष्कार। चारों हैं, तो आंसर है आपका डी। नेक्स्ट में हम देखें, केरला टू विड्रॉज जनरल कंसेंट टू सीबीआई। तो सीबीआई सामान्य रूप से किसी भी राज्य में कोई भी अपराध हुए उनकी जांच आसानी से कर सके, इसके लिए राज्य के द्वारा एक सामान्य जनरल कंसेंट दी जाती है और किसी विशेष केस की जांच के लिए एक स्पेशल जो एप्लीकेशन होती है वो राज्य के द्वारा सीबीआई की तरफ से एक्सेप्ट की जाती है, तब सीबीआई वहां जांच कर सकती है। आप ध्यान रखें, सीबीआई की जब गठन की बात करते हैं तो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 उसके माध्यम से सीबीआई को एक तरह से आधिकारिक शक्तियां मिलती हैं। जब हम बात करते हैं कि सीबीआई किसी भी तरह से जब कार्य करने की बात होती है, सीबीआई को आधिकारिक जो शक्तियां हैं, लीगल पावर है, वो डीएसपी एक्ट 1946 के द्वारा मिलती हैं। केरल के पहले आप ध्यान रखें, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, इन्होंने भी एक तरह से सामान्य कंसर्न सीबीआई की जो जांच के लिए है उसको अपने यहां वापस ले लिया था। यहां पर हम सीबीआई के संबंध में प्री का क्वेश्चन दे रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? मामलों की जांच के लिए सीबीआई स्वचालित रूप से देशव्यापी क्षेत्राधिकार प्राप्त करती है। देखिए गलत है, क्योंकि किसी भी राज्य के पार्ट पर जब हम कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो राज्य का विषय है। सीबीआई को जांच के लिए राज्य से एक तरह से अनुमति लेनी आवश्यक है, उसे सीधे तौर पर कोई इस तरह का व्यापक अधिकार स्वचालित रूप में नहीं मिलता। तो पहला गलत है। दूसरा, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम राज्य सरकार कि उस राज्य में सीबीआई जांच कराने के लिए सहमति अनिवार्य करता है, तो बिना राज्य की सहमति के इस एक्ट के अंतर्गत प्रावधान है उस राज्य में सीबीआई जांच नहीं करता है। तो दूसरा सही है। तीसरा, सहमति 2 प्रकार की होती है, केस विशिष्ट सहमति और सामान्य सहमति। जैसा अभी केरल के द्वारा सामान्य सहमति को विड्रॉ किया गया, आगे किसी विशेष केस में मान लीजिए सहमति है तो उसको प्राप्त करके सीबीआई जांच कर सकता है। सामान्य रूप से जो सहमति केरल ने दी थी, अन्य सभी प्रकारों के केस में सीबीआई की जांच के लिए उसको विड्रॉ कर लिया गया है। तो यहां पर सेकंड और थर्ड सही है, पहला गलत है, तो आंसर है आपका डी। नेक्स्ट उसको हम देखें, ये नेशनल डिफेंस कॉलेज दिल्ली के लिए एक तरह से है। तो एनडीसी के संबंध में एक प्री का क्वेश्चन देखें, नई दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज केवल सैन्य अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है। ये गलत है। सिविल सर्विसेज के यानी प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ ट्रेनिंग देते हैं और विदेशी देशों के जो अधिकारी हैं वो भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। किसमें? राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक अध्ययन के बारे में, यानी नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक स्टडीज। तो पहला आपका गलत है। दूसरा, यह केवल भारतीय सशस्त्र बलों के अधिकारियों को मानता है। तो यहां ध्यान रखें, भारतीय पहले बात तो गलत हो जाता है, विदेशियों को भी होता है, और केवल सशस्त्र बल नहीं है, सिविल सर्विसेज के अधिकारी भी हैं। तो दोनों गलत है। तो यहां पर आपको आंसर आपका डी, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट उस पर आते हैं, सेंटर लॉन्चेस इनिशिएटिव टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। भारत सरकार के द्वारा एक नया मिशन शुरू किया गया है, नर्चरिंग नेबरहुड्स चैलेंज, और इसके माध्यम से एक तरह से जो युवा बच्चे हैं उसके साथ साथ जो केयर गिवर्स हैं और जो फैमिलीज हैं उनको किस तरह से सुरक्षित माहौल दिया जाए शहरों में, उसके लिए प्रयास करने की बात है। इसी के संबंध में प्री का क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में कौन सा कथन नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज के संबंध में सही है? इसका उद्देश्य छोटे बच्चे देखभाल करने वाले और परिवार के लिए शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए पहल विकसित करना और उसे लागू करना। पहला ठीक है। 100 स्मार्ट शहर 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहर और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों के लिए खुला रहेगा। बिल्कुल सही है। यह केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। तो तीनों यहां पर सही है, तो आंसर है आपका सी। नेक्स्ट उसको देखें तो यूएस फॉर्मली एग्जिट पेरिस पैक्ट।
तो अभी हमने डिस्कस किया था कि पेरिस समझौते से अमेरिका ने अपने आप को अलग कर लिया है। निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? पहला देखिए, पेरिस समझौते से हस्ताक्षरित और बाद में अहस्ताक्षरित एकमात्र देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। यानी हस्ताक्षर करना, उसको रेटिफाई करना और बाद में उससे हस्ताक्षर मतलब अपने आप को वापस कर लेना, इस तरह का कार्य करने वाला अमेरिका पहला देश है। समझौते का अनुच्छेद 28 पार्टियों को समझौते से हटने में सक्षम बनाता है और ये एक तरह से 1 साल की समय सीमा देता है कि जिसके अंतर्गत उन्हें एक तरह से 1 साल के बाद पूर्ण रूप से हटाया जाता है। तो दोनों यहां पर सही है, तो आंसर आपका सी, 1 और 2 दोनों सही है। तो ये हमारे 5 नवंबर 2020 के समाचार विश्लेषण थे। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से प्रस्तुत करते रहेंगे। प्री और मेंस के जो आपको क्वेश्चन दिए गए उनकी आप प्रैक्टिस करें। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल आप पसंद कर रहे हैं तो इसे अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।